ये कहानी एक ऐसी बस की है जिसमें मरे हुए लोगों की रूहें सफर करती हैं। आज से 70 साल पहले एक खौफनाक वाकया मेरे साथ पेश आया था जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को यकीन आ जाएगा कि दुनिया में वाकई रूहें होती हैं। मैं गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल में मास्टर था और स्कूल मेरे घर से काफी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफर करके स्कूल जाता था और उसी बस पर वापस घर भी आता था। इस जमाने ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी, हमारे गांव में फकत वो एक ही बस होती थी। पुराना वक्त था, ना ज्यादा बिजलियां थी ना रोशनियां, लाटिनों और मोमबत्तियों का जमाना था। ये वाकया तब का है जब मोटरसाइकिल, टैक्सी और कारें वगैरह नहीं होती थीं। इस जमाने हमारे गांव में सिर्फ एक ही बस आती थी। वो बस बहुत पुरानी थी। एक दिन हमारे स्कूल में एक तकरीब थी और मुझे स्कूल जल्दी पहुंचकर बहुत सारे इंतजाम करने थे। मैंने सोचा अगर सुबह निकला तो देर हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, इसलिए मैंने रात को ही स्कूल जाने का फैसला किया ताकि अगली सुबह स्कूल पहुंचकर इंतजामात कर सकूं। मैं अपने घर से निकला और गांव की कच्ची सड़क पर जाने लगा। मैं जानता था रात के वक्त वो बस नहीं आएगी, इसलिए मैं पैदल जाने लगा, मगर कच्ची सड़क पर आते ही मुझे सामने दूर वो बस चलती नजर आई। मैं खुश हो गया कि चुल्लू बस पर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। वो बस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मैं भी तेजी से चलता हुआ इस बस के पास जाने लगा। चलने के साथ साथ में इस बस वाले को आवाजें भी दे रहा था कि रुक जाओ रुक जाओ, मगर वो बस अपनी कम रफ्तार से चलती रही। मैं भागने लगा और भागकर इस बस को रोकना चाहता था। मैं जोर जोर से इस बस को रुकने के लिए आवाजें दे रहा था। फिर कुछ आगे जाकर वो बस रुक गई। बस के ड्राइवर ने खिड़की से सर निकालकर मुझसे कहा, जल्दी आओ भाई, हमें देर हो रही है। मैं जल्दी से भागकर इस बस में बैठ गया। इस बस में 40 के करीब और मुसाफिर थे। मैं आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। मुझसे बराबर वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़की भी थी। ड्राइवर ने मेरे बैठते ही बस स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर में वो बस चलने लगी। वो बूढ़ा आदमी मेरे करीब होकर बैठ गया और मुझसे पूछा, तुम कौन हो बेटा और तुमने कहां जाना है? मैंने मुस्कुराते हुए इनको जवाब दिया, बाबा जी, गांव के स्कूल में मेरी ड्यूटी है, मैं वहीं जा रहा हूं। मेरी बात पर इस बाबा ने अजीब जवाब दिया, यहां सब मुसाफिर हैं बेटा। मैंने इस बूढ़े की बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि बाहर हर तरफ अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं रहा। हमारी बस तेज रफ्तार से चल रही थी। फिर हमारी बस अचानक एक बहुत बड़े दरख्त से टकरा गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था और बस एक बार फिर से चलने लगी। मैं बोर हो रहा था। फिर मैंने यूं ही बात करने के लिए इस बाबा से पूछा, आपने कहाँ जाना है बाबा? तो इस बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा यहीं पास ही है, मेरा घर है। मैंने इस बूढ़े बाबा से नजरें हटाकर बाकी मुसाफिरों को देखा, जिनमें से आधे लोग सो रहे थे और बाकी सब मुसाफिर उधर उधर देख रहे थे। फिर इस बूढ़े बाबा ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोक दो, मेरा घर आ गया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, चांद की तेज रोशनी में बाहर सब कुछ साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये देखकर मैं एकदम सदमे में आ गया। बाहर तो चारों तरफ कब्रिस्तान था, फिर इस बूढ़े का घर कहाँ था? इस बूढ़े ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा घर आ गया है बेटा, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। मैंने कुछ हैरत भरी नजरों से बस की खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थीं। मुझे इस बूढ़े बाबा की याददाश्त और ज़हनी तवाज़ुन खराब लगी। मैंने कुछ उलझते हुए इस बूढ़े बाबा से पूछा, यहाँ कहाँ है आपका घर? यहाँ तो सब कब्रें हैं बाबा जी। वो बाबा मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर उन्होंने बाहर एक फटे हुए कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो है मेरा घर बेटा। ये बोलकर वो बूढ़े बाबा इस बस से बाहर निकल गए। मैं खिड़की से बाहर उन्हें हैरान होकर देखने लगा। इस बूढ़े बाबा ने आखिरी बार पलटकर मेरी तरफ देखा और अजीब अंदाज में मुस्कुराए, और फिर मेरी नजरों ने एक अजीब मंजर देखा। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता इस फटे हुए कब्र के अंदर दाखिल होने लगा। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांपने लगा। डर और खौफ से मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मेरी नजर इस कब्र की तख्ती पर पड़ी
जिस पर नाम लिखा था इमाम दीन, वफात 1970, उम्र 80 साल। मैंने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी। डर और खौफ से मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर मेरे पास बैठी हुई लड़की ने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने पानी का गिलास इस लड़की के हाथ से लेकर कहा, शुक्रिया। इस लड़की ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, अब कुछ घबराए हैं? मैंने घबराते हुए कहा, यहाँ जो मेरे पास वाली सीट पर एक बाबा जी बैठे थे, अपने उनको कहीं देखा? तो इस लड़की ने हैरानगी से पूछा, कौन से बाबा? यहाँ तो कोई नहीं था। इस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान हुआ। अब मुझे यकीन आया कि वो बूढ़ा कोई इंसान नहीं था। मेरे साथ कुछ गलत हो चुका था, कुछ ऐसा जो इंसानी ज़हन कबूल नहीं कर पाता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था अभी इसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था वो पहले से कहीं ज्यादा अजीब और पुरस्कार था। मैं सीट से टेक लगाए बैठा था। इसी वक्त एक छोटी बच्ची मेरे पास से गुजरी और उसने एक ऐसी अजीब और गरीब बात कही जिसे सुनकर मैं सदमे से गूंग रह गया। इस छोटी बच्ची ने एक अजीब और गरीब बात बोली, यहाँ सब मर चुके हैं। ये बोलकर वो चली गई, लेकिन मैं इसके बोले हुए जुमले पर हैरान बैठा था। आखिर क्या मतलब था इस की बात का? फिर मैं अपने पास बैठी हुई लड़की से पूछा कि ये बच्ची कौन थी और क्या कह रही थी? इस लड़की ने नागवारी से कहा, पता नहीं, को पागल लगती थी। अब छोड़ी बच्ची को, अब ये बताओ अब कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं आजकल? मैं इस लड़की की बात पर इस बच्ची को नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा, मेरा नाम कामरान फैसल चौधरी है, मैं समरपुरगा से हूँ और यहाँ पास के एक गाँव में गवर्नमेंट टीचर हूँ। अब कौन हैं और कहाँ से हैं? मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम सना इदरीस हाशमी है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं MSc कर रही हूँ आजकल। मैं सना की बात पर मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, अच्छा मेरा स्टॉप आ गया, मैं यहीं उतर रही हूँ, पास ही मेरा घर है। मैंने सना को खुदा हाफिज कहा और फिर सना बस से उतर। फिर मुझे बेसमें गर्मी का एहसास हुआ और मैं खिड़की खोल दी, मगर खिड़की के बाहर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। बाहर कब्रिस्तान था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना फासला तय करने के बावजूद कब्रिस्तान खत्म नहीं हुआ? मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। मैं बाहर कब्रिस्तान को देखता रहा। बाहर कब्रें ही कब्रें थीं। फिर अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी। इस कब्र का कतबा देखकर मैं हैरान हो गया। इस पर लिखा था, सना इदरीस हाशमी, उम्र 20 साल। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। यानी सना भी एक मुर्दा लड़की थी। अगर सना मर चुकी थी तो मेरे साथ बैठी बातें कौन कर रही थी? मैं घबराते हो खड़ा हुआ। मुझे कुछ गलत लग रहा था। बस पर मजीद 40 अफराद थे। इनमें से कुछ सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे। इतना तो पता चल चुका था कि मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। इसीलिए मैं भागकर एक औरत के पास गया और उससे कहा कि आंटी, इस बस से नीचे उतर जाओ, ये भूतों वाला बस है। यहाँ पे एक बूढ़ा मुर्दा बैठा था और एक लड़की मरी हुई बैठी थी और बाहर सारा कब्रिस्तान है और उन दोनों की कब्रें हैं। इस औरत ने मुस्कुरा कर मुझे देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, मैं तो खुद मर चुकी हूँ। मैं घबराते हुए वहां से भागा और कलमा पढ़ने लगा। या खुदा, ये कैसी बस है जहां इतने मरे हुए लोग सफर कर रहे हैं? मैं भागते हुए एक और आदमी के पास गया और कहा, अंकल यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कुछ मुर्दा लोग हैं। वो अंकल मेरी तरफ देखकर मुस्कुरी और बोले, बेटा कौन मुर्दा लोग? यहाँ तो सब मर चुके हैं, यहाँ तो कोई जिंदा इंसान नहीं है। मैंने कांपते हुए जिस्म के साथ बस में बैठी सवारियों को देखा। उनकी आंखें बहुत अजीब थीं। अचानक मुझे एहसास हो इस बस में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके थे, वहां सिर्फ मैं जिंदा था और ये इंकिशाफ दिल दहला देने वाला और खौफनाक था। फिर मैं भागकर ड्राइवर के पास गया और गुस्से से बोला, आपको शर्म नहीं आ रही? सब मरे हुए लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपकी बस में कोई एक इंसान भी जिंदा नहीं है, ये सब सवारियां मर चुकी हैं। मेरी बात पर वो बस ड्राइवर गुस्से से बोला कि इस बस ड्राइवर ने मुझे जो बात कही वो सुनकर अब भी परेशान हो जाओगे। मेरी बात पर वो बस ड्राइवर गुस्से से बोला कि मैं जानता हूँ कि ये सब मर चुके हैं, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं भी मर चुका हूँ, बाहर सारा कब्रिस्तान है। मैं बेसर ड्राइवर की बात सुनकर मजीद सदमे में आ गया और खौफ से पसीना पसीना हो गया। वाकई वहाँ सब मर चुके थे। ये क्या हो रहा था मेरे साथ? फिर इस ड्राइवर ने ऐसा जुमला कहा जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। इस बेसर ड्राइवर ने कहा कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन जिंदा तो तुम भी नहीं हो, तुम भी मर चुके हो। मैंने हैरत और शॉक की मिली जली तबीयत से इस बेसर ड्राइवर को देखा और गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो?
मैं तुम्हारे सामने सही सलामत और जिंदा खड़ा हूं। इस बेसर ड्राइवर ने कहा कि तुम मानो या न मानो तुम भी मर चुके हो कामरान। और मुझे लगा बेसर ड्राइवर पागल है, वो बेसर चलती जा रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा कि बेसरों को मुझे नीचे जाना है। वो मेरी बात पर मुस्कुरा कर बोला, नीचे उतर कर कहाँ जाओगे? बाहर हर तरफ कब्रिस्तान है, तुम कभी भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल पाओगे। इस बेसर ड्राइवर ने बेसर नहीं रोकी। मैंने चलती हूँ बेसर से नीचे छलांग लगाओ और बेसर से बाहर निकल आया। वो बेसर चलती हुई दूर जा रही थी, मैं इसे जाता हुआ देख रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया और खड़ा हुआ। इन मर्दों की बेसर से मेरी जान छूट चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक काफी डरा हुआ था। मैं खड़ा होकर पैदल चलने लगा। मेरे चारों तरफ कब्रिस्तान था और कब्रें ही कब्रें थीं। दूर दूर तक वो कब्रिस्तान फैला हुआ था, सामने कहीं को रास्ता नहीं था। ऐसे लग रहा था कि वो कब्रिस्तान कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं उन कब्रों में से चलता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे जा रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और अंधेरे में रास्ता ढूंढना भी काफी मुश्किल होता जा रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। चांद की हल्की रोशनी के सहारे में चलता जा रहा था। इन मर्दों की बेसर ने मुझे इस कदर खौफजदा कर दिया था कि मेरे लिए कदम उठाना मुश्किल हो गया था। फिर चलते चलते मेरा पावे अचानक किसी पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। अब जो मैंने सिर उठा के इस पत्थर को देखना चाहा जिससे मेरा पावे टकराया था, तो मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो को पत्थर नहीं बल्कि एक कब्र थी। फिर मेरी नजर इस कब्र के कतबे पर पड़ी जिस पर नाम देखकर मैं सदमे से गानग रह गया। मास्टर कामरान फैसल चौधरी, ये तो मेरा ही नाम था। मैं आंखें फाड़कर इस तख्ती को देखता रहा। मुझे इस बच्ची का कहा हुआ जुमला याद आया, यहाँ सब मर चुके हैं। इसका मतलब मैं भी मर चुका था। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सच तो ये था कि मैं भी मर चुका था। उस वक्त जब हमारी बेसर एक दरख्त से टकराव थी, तो उसी वक्त बेसर के सारे मुसाफिर मर गए थे। वो को मामूली हादसा नहीं था, बल्कि इस हादसे ने हम सब की जान ली थी। और उसके बाद जब मैं बूढ़े बाबा से और सना से बातें कर रहा था, इस वक्त भी मैं मेरा हुआ था। मैं जिंदा नहीं था। वो बेसा और हमारी रूहें आज भी इस कब्रिस्तान में भटक रही हैं।